दोस्तों, साथियों, मित्रों, जी हाँ, ये है जीके का क्वेश्चन पेपर जो ग्रेजुएशन लेवल का है। यह हम यूपीएसआई के लिए तैयार कर रहे हैं। यूपीएसआई का लास्ट प्रीवियस ईयर रहा है, ये प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम रहा है। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आचार संहिता पहली बार केरल राज्य में राज्य विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी। किस सन में की गई थी? तो सन 1960 में पहली बार केरल राज्य के विधानसभा चुनाव में पेश की गई थी आचार संहिता। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों के नेता कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाता है, नाना साहिब। नाना साहिब 1857 की क्रांति में जो सन्यासी थे और फकीर थे, उन सभी के नेता बनकर उभरे थे। यह साथियों सभी उस समय आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। नेक्स्ट है, बाबर ने शाहरुख नाम के सिक्के किस धातु में चलवाए थे? तो बाबर ये मुग़ल शासक थे। इन्होंने शाहरुख नाम के जो चांदी के सिक्के चलवाए थे, जो कि काबुल में चलवाए थे। इसके अलावा जो शाहरुख नाम है, इनके पूर्वजों का नाम था। बाकी इन्होंने बाबरी नाम से भी चांदी के सिक्के चलवाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रत धर कहा जाता था? तो किस संप्रदाय के? भारत में बहुत से संप्रदाय हैं और पहले थे तो और भी ज़्यादा थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कालामुख संप्रदाय। कालामुख संप्रदाय को शिव महापुराण में महाव्रत धर कहा गया है, क्योंकि ये सभी लोग क्या है, कपाल यानी कि जो खोपड़ी होती है जले हुए व्यक्ति की, उसमें ही अपना भोजन करते हैं, तो इसलिए इन्हें कालामुख संप्रदाय कहा गया है और ये कालामुख संप्रदाय के अनुयायी हैं। नेक्स्ट है, 52वें युद्धों का विजेता किस शासक को कहा गया है? 52 युद्धों का विजेता, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राव मालदेव। जी हाँ साथियों, राव मालदेव ये 52 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। और ये जो मारवाड़ है यानी कि जो राठौर हैं, वहाँ के शासक रहे, उनके पुत्र बड़े पुत्र रहे। ठीक है, और इन्होंने लगभग 58 जो परगणों थे यानी कि उस समय के शासक थे, उन पर विजय प्राप्त की थी और इन्होंने 52 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजमन्नार समिति 1969 को डैश द्वारा नियुक्त किया गया था? किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब होगा हमारा तमिलनाडु सरकार। यहाँ साथियों, राजमन्नार समिति है 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इसे राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा था उनको लेकर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाने वाला विशाल चक्रवाती तूफान किस ग्रह से संबंधित है? तो अभी तक का जो सबसे खतरनाक या फिर सबसे विशाल चक्रवाती तूफान बृहस्पति ग्रह पर माना गया है, जिसका नाम है ग्रेट रेड स्पॉट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि शासक ने हर्षवर्धन को बुद्ध के दांत के अवशेष भेंट कर मित्रता की थी? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, दुर्लभवर्धन। जी हाँ साथियों, दुर्लभवर्धन ने हर्षवर्धन से महात्मा बुद्ध के दांत के अवशेष दी और उन्होंने आपस में मित्रता भेंट की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गर्भवती महिलाओं को प्रसूति अवकाश यानी कि मैटरनिटी जो लीव है का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो 1961 में ये एक नियम लाया गया कि जो मैटरनिटी लीव है महिलाओं को दी जाए, यानी कि उन्हें इस लीव पर रहते हुए भी और वेतन और भत्ते पूरे मिले। नेक्स्ट आता है 50 नंबर पर, भारतीय न्याय संहिता सन 2023 की धारा 174 के 4 में गंभीर चोटों के लिए कितने वर्ष की कठोर कारावास सजा का प्रावधान किया गया है? तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 वर्ष तक की। जी हाँ साथियों, 7 वर्ष तक की। इसमें मुख्यतः गंभीर चोटें आती हैं और जो भी अपने SC ST शेड्यूल है उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस कठोर कारावास में बदला गया है। यह साथियों नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
राष्ट्रीय आय की मापन पद्धति का हिस्सा नहीं है। तो 4 दिए गए हैं, आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि या ऋण विधि। यहाँ साथियों जो हम लोन लेते हैं ये हमारी जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है उसकी मापन पद्धति का हिस्सा नहीं होती है। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? तो चुनाव से संबंधित हमारा भाग है भाग 15, ऑप्शन नंबर सी भाग 15 है, जो कि जिसमें हम चुनाव से संबंधित जितनी भी धाराएं आती हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मौर्य काल की गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है, तो कौन सी हैं? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बराबर और नागा अर्जुनी गुफाएं। जी हाँ साथियों, ये माना जाता है कि सबसे पुरानी गुफाएं हैं और ये मौर्य काल की सबसे पुरानी कलाकृति और गुफा है। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं, घेंगे पशु जगत किस संघ का उदाहरण है? किस संघ का? तो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मोलस्का। मोलस्का यानी कि वे जीव जो उनकी जो बहुत कोमल होते हैं लेकिन उनके ऊपर एक हार्ड खोल चढ़ा होता है, तो घेंगे जो हैं वह मोलस्का संघ के पशु हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह भी शामिल हैं, कुल कितनी किलोमीटर की है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा 11,098 किलोमीटर। तो भारत की जो तटरेखा की लंबाई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सन 2010 में सम्मानित किया गया। यह किस नृत्य शैली के लिए अपनाया गया? सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए मल्लिका साराभाई को कला प्रदर्शन के लिए पद्म भूषण से सन 2010 में सम्मानित किया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे भी लग रहे होंगे, सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा। तो ये हम आगे बढ़ते हैं ऐसे क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंधों का अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य में जो शक्तियों का बंटवारा होता है उनके लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन किया गया। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हाल ही में दिए गए आईफा अवार्ड यानी कि 2025 के आईफा अवार्ड में किससे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? 4 ऑप्शन दिए हैं, मूवी के नाम दिए गए हैं, बेबी जोन, स्त्री 2, मडगास एक्सप्रेस, लापता लेडीज़। तो लापता लेडीज़ को आईफा 2025 से सम्मानित किया गया है। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है? इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाबों की दावत। जी हाँ साथियों, गुलाबों की दावत ये इंदु सुंदरेशन द्वारा लिखी गई थी, जो कि 2003 में प्रकाशित हुई थी। जी हाँ साथियों, 2003 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, INCB तारिणी द्वारा दिए गए वैश्विक जल यात्रा का नाम क्या है? वैश्विक जल यात्रा का नाम होगा नाविका सागर परिक्रमा 2। नाविका सागर परिक्रमा 2। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम परितंत्र इकोसिस्टम का एक उदाहरण है? इकोसिस्टम का एक उदाहरण है मूंगा चट्टानें, घास के मैदान, रेगिस्तान, जल जीवशाला मत्स्यालय। तो जल जीवशाला मत्स्यालय इनमें से कृत्रिम भी है और उसके साथ भी कृत्रिम परतंत्र भी है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण में एक परिवार नहीं है? जी हाँ साथियों, भाषाओं का जब वर्गीकरण किया जाता है खासतौर से आधुनिक भाषाओं का, तो द्रविड़ है, चीन तिब्बती भाषा भी है, भारत यूरोपीय भी है, लेकिन भारत अफ्रीकी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज निर्वाचन राष्ट्रीयकरण नियमावली किस वर्ष में स्थापित की गई थी? जी हाँ साथियों, किस वर्ष में स्थापित की गई थी? 1994 में, सन 1994 में स्थापित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, UN 80 का पहल का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? तो इनका जो प्राथमिक लक्ष्य रखा गया है इनके द्वारा, राष्ट्रीय जो UN है यानी कि संयुक्त राष्ट्र के भीतर दक्षता और लागत प्रभावित को सुधार करने से संबंधित है। यानी कि 80 वर्ष पूरा होने पर UN को एक बेहतर संगठन बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के भीतर दक्षता और लागत प्रभावशीलता में सुधार के लिए माना जाता है। इसका ये प्राथमिक लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पीने, धुलाई करने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लीटर में अनुशंसित की गई है 50 लीटर। जी हाँ साथियों, 50 लीटर। 50 लीटर प्रति व्यक्ति के लिए पर डे के लिए बहुत होता है पानी, ऐसा UN का जो संघ है, राष्ट्रीय संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा माना गया है। ओके, हो सकता है भाई, उसने कहा है, मानना पड़ेगा, बहुत बड़ा संघ है। भारतीय न्याय संहिता सन 2023 की किस धारा में मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग भीड़ द्वारा हत्या का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये धारा यानी कि अंडर सेक्शन 103 के 2 में, धारा 103 के 2 में यानी कि BNS की धारा 103 के 2 में मॉब लिंचिंग को विशेष रूप से परिभाषित किया गया है और कहा गया है कि 5 से अधिक अगर व्यक्ति हैं वह किसी जाति, समुदाय, धर्म या अन्य आधारों पर हत्या करते हैं या फिर गंभीर चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड भी हो सकता है। ओके, यहाँ चलते हैं, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेहक। स्नेहक मतलब एक तरह से ग्रीस को स्नेहक कहा गया है, ग्रीस, ऑयलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को अपने संबंधित क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, सैन्य न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को छोड़कर पर अधीक्षक की सत्ता प्रदान करता है? तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 227, आर्टिकल 227 है जो ये अधिकार देता है हाई कोर्ट को कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यायालयों की जो अधीक्षता है उसकी सत्ता प्रदान करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, निम्नलिखित में से कौन से भारत में महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं? तो भिलाई, जमशेदपुर, राउरकेला हमने पढ़ा है कि ये सभी हैं, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति यानी कि कोरम कितनी है? लोकसभा में अगर आपको बने रहना है यानी कि लोकसभा का सदन चलना है तो उसमें 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी होगा। वहाँ की बैठक जब ही होगी जब वहाँ पर 1/10वां भाग उपस्थित होगा। जी हाँ साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जी हाँ साथियों, हिमाचल प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, केरल राज्य में प्रचलित प्राचीन मार्शल आर्ट को दर्शाने वाले अलंकारी रंगीन श्रृंगार और अनोखे मुखौटे के कारण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अलग पहचान मिली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथकली। जी हाँ साथियों, कथकली, जिसमें आपने देखा होगा एक ग्रीन सा मुखौटा पहने है ना एक व्यक्ति उस नृत्य को करता है और रंगीन, कई तरह के रंगीन चित्र बने होते हैं उस पर, है ना, उसकी कला होती है और उस पर वो नृत्य करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक अधिकारों को जोड़ा? तो 11वें मौलिक अधिकार सन 2002 में जोड़े गए थे। जी हाँ साथियों, 86वें संविधान संशोधन में 11वें
ये 11 जो मौलिक कर्तव्य हैं इन्हें जोड़ा गया। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा प्रथम हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया था? तमिलनाडु सरकार ने। जी हाँ साथियों, तमिलनाडु की सरकार ने जो वन विभाग है उनके द्वारा हाथियों की जो मृत्यु है उसकी रिकॉर्डिंग करनी, निगरानी करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 75, दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। धारा 97 10 वर्ष से अधिक से कम उम्र के बच्चों के अपहरण और व्यापहरण से संबंधित है। जी हाँ। धारा 98 और 99 वेश्यावृत्ति, अवैध संभोग या अन्य अनैतिक उद्देश्य से बच्चों की खरीद फरोख्त से संबंधित है। जी हाँ, बिल्कुल। धारा 99 में 8 वर्ष या 98 में आजीवन कारावास से उपबंधित है। तो कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा दिया गया है वही सही जवाब होगा। 14 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा हमारा सी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड ही सही है। नेक्स्ट चलते हैं 76 के तहत क्वेश्चन में कि डैश के तहत भारत का संविधान राज्य की नीति को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि वे बालकों और अल्पवयस्कों की शोषण से और नैतिक और आर्थिक परित्याग के खिलाफ संक्षिप्त किया जाए। तो सही जवाब होगा अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 39 के एफ में यह सब चीज़ कही गई है कि बच्चों को और अल्पवयस्कों के शोषण से संबंधित या फिर नैतिक या आर्थिक व्यापार परित्याग के खिलाफ संरक्षण करे। जी हाँ साथियों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने की पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक महीने की हर पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 358 और 359 है जो मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। जी हाँ साथियों, जब आपातकाल लगता है तो फिर हमारे मौलिक अधिकार कम हो जाते हैं, खासतौर से आर्टिकल नंबर 19 तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 79 क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया? इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, BN राव द्वारा। जी हाँ साथियों, BN राव ने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के जो अधिकार हैं उन्हें 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाए, जैसे कि न्याय और अन्याय। जी हाँ साथियों, संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था कि जो अधिकार हैं वो न्यायालय में प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। जैसे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कि 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं, उन सभी को सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। इसकी सुरक्षा करना हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसका काम है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब आपको यहाँ देना होगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको इस क्वेश्चन का जवाब लिख कर देना होगा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता नहीं दी गई है? ऑप्शन नंबर ए है सिंधी, बी है संथाली और सी है कोडागू, डी है मैथिली। जी हाँ साथियों, कोडागू कर्नाटक राज्य का एक ज़िला है और वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। ठीक है, कोडागू भाषा बोली जाती है। इसके अलावा मैं बता दूँ 8वीं अनुसूची में अभी तक जो 22 कुल ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इनमें से एक नहीं है, वह आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सिंधी, संथाली, कोडागू, मैथिली, ये सभी में से। ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार साथियों।
आप सभी का अगले हिंदी के प्रैक्टिस सेट में स्वागत है। जी हाँ साथियों, आपने इससे पहले जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखे थे उसके बाद ये नेक्स्ट हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके सामने पेश है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पैसेज दे दिया गया है, यानी कि गद्यांश दे दिया गया है, और साथ में कहा गया है कि इसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 3 तक का ये गद्यांश दिया गया है और इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। तो सबसे पहले इसका करने का जो सही तरीका है वह है कि पहले उन क्वेश्चंस को पढ़ लिया जाए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विचारकों की एक विशेषता यह है कि उनमें कोई विशेषता होती होगी जिसके बारे में पूछा गया है, जानेंगे। क्वेश्चन सेकंड है, सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति कठोर दंड जैसी प्रतीत होती है क्योंकि, देखते हैं क्या आता है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जवाब हम इस पैसेज में पढ़ेंगे और ढूंढेंगे। स्टार्ट करते हैं पैसेज को पढ़ना। स्थूल एवं बाहरी पदार्थ सूक्ष्म और मानसिक पदार्थों और एवं भावों की अपेक्षा अधिक महत्व को विषय नहीं है। जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने में समर्थ हैं उसे भौतिक स्थूल भाव और प्रलोभन ना तो लुभाते हैं और ना ही प्रोत्साहन करते हैं। ठीक है, ओके। विश्व में विचारक 10 में से एक ही व्यक्ति होता है जिसमें भौतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यल्प होती हैं। यानी कि यहाँ पर भौतिक आकांक्षाओं के बारे में एक क्वेश्चन भी था और कहा गया 10 में से एक व्यक्ति होता है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स जीवन भर निर्धनता से जूझता रहा। राज अधिकारियों ने सुकरात को मरवा डाला पर वह जीवन के अंतिम क्षण में भी शांत था क्योंकि वह अपने जीवन के लक्ष्य का भली भांति निर्वहन कर चुका था। यदि उसे पुरस्कृत किया जाता, प्रतिष्ठा के आडंबरों के अंबारों से लाद दिया जाता, परंतु उसका काम ना करने दिया जाता, तो निश्चित ही यह अनुभव होता है कि उसे कठोर दंड दिया गया है। यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन का लगभग आंसर है ये। ओके, ऑप्शन पढ़ेंगे जब पता लगेगा। नेक्स्ट है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य कहाँ तक पहुँचे थे हम, हाँ ओके, कठोर दंड दिया जाता है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें बाहरी सुख सुविधाएं आकर्षित करती हैं, वे अच्छे जीवन के लिए अनिवार्य लगने लगती हैं, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि क्या हमने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। यदि इसका उत्तर हाँ है तो बाहरी वस्तुओं का अभाव नहीं खलेगा, यदि नहीं है तो हमें अपने जीवन में भटकने से बचाना होगा और लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना होगा। कंप्लीट पैसेज हो गया है, आंसर हमने पढ़ ही लिया था क्वेश्चन पहले ही। अब चलते हैं आंसर की तरफ। विचारकों की एक विशेषता होती है कि उनमें महत्वाकांक्षाएं नहीं होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की इच्छा होती है, रचनात्मक कार्य करने की क्षमता होती है। कम होती हैं, है ना, जैसे उसमें कहा गया कम होती हैं, भौतिक महत्वाकांक्षाएं कम होती हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो गया। सुकरात के बारे में पढ़ते हैं। सुकरात को अपना काम ना करने देने की स्थिति में कठोर दंड देना जैसा प्रतीत होता है क्योंकि वह अंतिम क्षणों में भी शांत था। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट को ऑप्शन पढ़ते हैं। जीवन के कार्य समाप्त कर चुका था, हाँ जीवन के कार्य उसे शांत कर चुका था इसीलिए वो शांत था। वह स्थूल प्रलोभनों की अपेक्षा नहीं करना चाहता था, ऐसा भी कुछ नहीं था। उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने से रोक दिया गया होता। हाँ, उसकी सज़ा सबसे बड़ी यही थी कि उसे जो जीवन के उद्देश्य थे उसे करने से रोक देना उसकी ज़्यादा बड़ी सज़ा थी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसकी सबसे बड़ी सज़ा यही थी, मरते समय इसीलिए शांत था क्योंकि उसने अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी। मनुष्य को बाहरी सुख क्यों लुभाते हैं, जैसा हमने पढ़ा, आराम के लिए हो सकता है, संपन्नता के लिए हो सकता है, भरे पूरे जीवन के लिए हो सकता है, अच्छे जीवन के लिए, हमने लाइन में पढ़ा था अच्छे जीवन के लिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही जवाब हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो गए, 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये पैसेज वाले क्वेश्चंस समय ज़रूर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एक कोष्टक ब्रैकेट दिया गया है, इसमें कोष्टक का विराम चिन्ह है, इसका नाम बताना है आपको। तो क्या होगा, विस्मयादिक। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार के बारे में पूछा गया। पीपर पात सरिस मन डोला, यानी कि मन है वो पीपर पात की तरह डोला है, यानी कि किसी को रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि उपमा अलंकार।
उपमा अलंकार होगा, यानी कि यहाँ पे दो चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं तो उपमा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव, तद्भव कहा है इन्होंने, यानी कि संस्कृत जैसा, संस्कृत का शब्द नहीं होना चाहिए, संस्कृत जैसा। धतूरा, जुआ, डोरा, सभी, तो सभी कहेंगे। सभी का मतलब यहाँ ऑल से ही है ना, और ये तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन से, तो ये सभी तद्भव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी, जो थोड़ी सी है, किस प्रकार का विशेषण है? थोड़ी सी, कम, ज़्यादा, ये सब चीज़ें क्या है? परिणाम बता रहा है ना, तो परिणामवाचक विशेषण होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? रचना की गई, संपादन किया गया, सृजन किया गया, समायोजन किया गया। रचना की गई, ऑप्शन नंबर ए। बोले से थोड़ा सा सेंटेंस बनाते हैं तो पता लगता है कुछ चीज़ों का, कुछ का अलग अलग विधियाँ हैं, लेकिन किसी का सेंटेंस में यूज़ करके बड़ा आसानी से हो सकता है। अगला है, अनामिका की रचनाकार कौन है? अनामिका एक पुस्तक है, रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं जो अनामिका के हैं, के लेखक हैं। इन्होंने ही तुलसीदास वाली बुक भी लिखी है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर पर। ग, ज, छ, च, ट, इनमें तालव्य होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए और घोष भी होना चाहिए, है ना। तो पढ़ते हैं, तालव्य में कौन कौन से शब्द आते हैं? च वाले, तो सीधी सी बात है, तालव्य में च वाले आते हैं, तो च, छ, ज, ये 3 शब्द हो गए। बाकी के तो ये हट गए 2। इसके अलावा बोझ है उसने महाप्राण। महाप्राण कौन कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं, एक होता है अल्पप्राण, एक होता है महाप्राण। अल्पप्राण में आते हैं पहला, तीसरा, पांचवा। वहीं बात करते हैं महाप्राण की, तो दूसरा और चौथा। ठीक है, तो इसमें दूसरा कौन है? च, छ, ज, तो ये जो है च, छ, ज, च, छ, ज, तो हमारा जो छ है, यानी कि छ के हिसाब से जो छ शब्द है वो हमारा महाप्राण हो गया। बाकी ज और ये नहीं रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अब बात कर लेते हैं घोष। घोष कौन कौन से शब्द होते हैं? 2 तरह के होते हैं, शयघोष और अघोष। शयघोष को घोष भी बोल देते हैं। तो घोष में आते हैं पहले 2 और फिर 3, है ना। तो पहले शुरू के 2 आते हैं, ठीक है, और बाद के 3, तो च, छ, तो यहाँ पे ये कट गया, यानी कि 0। इसका सब सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कोई भी इस तरह की पूरी प्रणाली में ऐसा शब्द नहीं है जो नहीं आ रहा हो। ठीक है, अगला चलते हैं। ब्रह्म ऋषि का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो ब्रह्म प्लस ऋषि, तो ब्रह्म प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है, अग्नेय शास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अग्नेय शास्त्र, तो अग्नि प्लस अस्त्र, है ना, अग्नि प्लस अस्त्र, ये सब तो क्लियर हो गया। अग्नि शास्त्र, अग्नि अस्त्र हो बोला जाता है इसे। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो तितीर्षा, ये शब्द डायरेक्ट वाले होते हैं। तितीर्षा, तैरने की इच्छा को तितीर्षा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं? जैसा कि हमने बार बार पढ़ा है, इसे मूल धातु कहते हैं। मूल धातु जो संज्ञा या विशेषण से बनती है तो उसे मूल धातु कहते हैं। शक्तिमान का स्त्रीलिंग क्या होगा? शक्तिमान का शक्तिमती, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। शक्तिमती, माती नहीं, मती। शक्तिमानी भी नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, शीत का विलोम क्या होगा? शीत का, शीत मतलब सर्दी, है ना, और शीत का विलोम उष्ण। हम जैसे ज्योग्राफी में पढ़ते हैं शीतोष्ण, उष्ण, उपोष्ण, है ना। कर का अर्थ नहीं होता है, इसमें दिया नहीं होता है, और ये देखो नहीं है। सूर्य, हाथ, किरण या टैक्स, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। सूर्य, सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है, पर्यायवाची नहीं होता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं और अभी आधे क्वेश्चंस के लगभग पहुँचे हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होगा। कठिनाई से मिलता है दुर्लभ, वेरी गुड।
रिजु, रिजु शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? रिजु का मतलब होता है रेखा, तो रेखा का मतलब सीधा तो होगा नहीं, विरल भी नहीं होगा, वक्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, वक्र। नेक्स्ट चलते हैं 20 की तरफ। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग मतलब पहले, है ना, उसके बाद ये सब चीज़ आएगी, पहले अपना उपसर्ग ये शब्द होना चाहिए। अपवाद, वाद का अपवाद, प्रभाव का प्र, जय का पराजय, ठीक है। ओढ़ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओढ़ना में क्या है? प्रत्यय लगा हुआ है, ना, है ना। ओके, नेक्स्ट है 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जो नैतिक शब्द है ये नीति से बना है, ठीक है, तो नैतिक इक होगा, इक, ठीक है, इक शब्द के साथ बना है ये, ठीक है। और क्या चलते हैं, नौसर्गिक शब्द, नौसर्गिक शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? नौसर्गिक का पर्यायवाची होगा प्राकृतिक, है ना, कुछ चीज़ें डायरेक्ट वाली होती हैं, ठीक है। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसके लिए कौन एक शब्द कौन सा होगा? उपकारी तो उपकार करने वाला हो गया, जो मानता हो, कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कृतज्ञ होगा, कृतज्ञ। ओके, वेरी गुड। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वाक्य में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, कौन सा अलंकार है? मनुष्य मनुष्य दो बार आ रहा है, ठीक है। और तो अनुप्रास अलंकार ज़्यादातर रिपीटेड जो होते हैं शब्द उनमें अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 25 नंबर पर, स्वर्गारोहण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? स्वर्गारोहण का संधि विच्छेद स्वर्ग प्लस आरोहण, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा, है ना। इसका अ प्लस आ बन के बड़ा बन जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुल्लिंग है? शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग शब्द को जानने का, स्त्रीलिंग को जानने का सेंटेंस का हल्का सा यूज़ किया जाए तो पता लग जाता है। तो व्यय, व्यय होता है, लहर उठती है, आय होती है, नहर बहती है ना, नहर पे बांध, नहर, है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ही सही जवाब हो जाएगा, व्यय होता है, ठीक है, जैसा पैसा खर्च होता है उसे व्यय बोलते हैं। नेक्स्ट है लोभ, यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लोभ, लोभ, लालच, ये सभी, है ना, ये सब भावनाओं वाले हैं, तो भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक। निम्न में से कौन सा समूह गंगा शब्द का पर्यायवाची समूह नहीं है? गंगा शब्द का नहीं है। जाह्नवी, सुरसरी, सुरसरी, त्रिपथगा, त्रिपथगा, सूर्यजा, भागीरथी, सुरसरी। तो जो सूर्यजा है ये यमुना जी के नाम से यूज की जाती है, यमुना जी को कहा जाता है सूर्यजा। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है इसमें, शब्द समूह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो गया। नेक्स्ट है नमन का आरोग्य अच्छा है ना। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आरोग्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है? ठीक है, आरोग्य मतलब स्वास्थ्य अच्छा है, नमन अस्वस्थ है, नमन तंदुरुस्त है, नमन स्वास्थ्य अच्छा है, नमन की सेहत अच्छी है, तो सही बात है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, अस्वस्थ है, यानी कि वाक्य में नहीं किया गया है ना। तो आरोग्य का सही अर्थ होगा अच्छा स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, और अच्छी सेहत, अस्वस्थ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन, उसके प्राण पखेरु चले गए, रेखांकित शब्द के स्थान पर उपयुक्त शब्द क्या होगा? ठीक है, प्राण पखेरु, है ना, उड़ गए होते हैं, ज़्यादातर हम बोलते हैं प्राण पखेरु हो गए या फिर उड़ गए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 31, किसी कार्य को करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सीधी सी बात है, इसे तो हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्रिया। क्रिया को कहा जाता है किसी कार्य के करने या होने के बोध को क्रिया कहते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है? काल क्या कहलाता है? काल क्या होता है? क्रिया के घटित होने का समय, सामान्य रूप, मूल रूप, पूर्ण रूप। सामान्य समय को, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहा जाता है। यही क्वेश्चन है जो आते हैं एग्ज़ाम में और इम्पोर्टेंट भी होते हैं, तो क्वेश्चंस को ऐसे ही आगे बढ़ाते हैं हम। मेवाती किस वर्ग की बोली है? तो मेवाती, जैसा कि हम थोड़ा पता लग रहा है ना,
राजस्थानी है। बाकी अन्य भाषाओं के बारे में है, उसकी जानकारी भी क्वेश्चंस आते रहेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस सेट में, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लाइक करते चले वीडियो को। ठीक है। मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल का ले आए। ठीक है। कमल के डैश ले आए, तो फूल के पर्याय में उपरोक्त वाक्य में से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यानी कि एक रिक्त स्थान दिया गया है, इसकी पूर्ति करनी है। फूल का ही पर्याय कमल के क्या लेके आए, तो कमल के सुमन शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा। कमल के साथ सुमन का इस्तेमाल किया जाता है, कमल के सुमन। ठीक है। तो यानी कि फूल का जो पर्याय होगा वह सुमन होगा। वारिद, मुकुंद, पुंडरीक ये नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 35। 5 टन कोयला, कोयले, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द, यानी कोयले के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो 5 टन कोयला, कोयला ही बोला जाता है। कोयल, कोयलासा, कोयलों, कोयला। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी कोयला, 5 टन कोयला। ओके। इसका कोई बहुवचन ऐसा नहीं होता है ना कि भाई ज़्यादा है तो बहुवचन बन जाएगा, ऐसे नहीं। क्रिया विशेष, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी हाई फाई हो जाते हैं। परिणामवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, समयवाचक पीछे, निश्चय बोधक बेशक, स्थिति बोधक क्रिया कहीं ना कहीं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब होगा, युग्म नहीं है ये। ठीक है। परिणाम में क्या है, उसके परिणाम बताएगा वो, यानी कि रिजल्ट के बारे में। सर्वत्र या इस तरह से स्थान या फिर समय नहीं बताएगा वो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही जवाब हो गया। जिस तरह से अन्य क्वेश्चनों में क्या है, समय बता रहा है, निश्चय कर रहा है, निश्चय और अनिश्चय कर रहा है। नेक्स्ट है, लाठी टूटे पर सांप न मरे, इसमें लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मार खाए बिना सीधे होना, बिल्कुल ना पूरी होने वाली आशा, मार खाए बिना सीधे नहीं होना, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना, हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध होना। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। नेक्स्ट है, इनमें से हिंदी की आदि जननी कौन है। हिंदी की आदि जननी कौन है। अपभ्रंश, प्राकृत, संस्कृत, पाली। संस्कृत है। जी हाँ, संस्कृत है। नेक्स्ट है, राजेश जोशी के साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया, तो 2 पंक्तियों के बीच के लिए दिए। राजेश जोशी याद रखना है, और ऐसा ये 2002 में हुआ था। ठीक है। 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 पंक्तियों के बीच जो रचना है उसका नाम है 2 पंक्तियों के बीच। नेक्स्ट है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। करुण रस का स्थायी भाव आपको कमेंट सेशन में लिख के बताना है और आपको आंसर मिल जाएगा कमेंट सेशन में। तो ये काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट रहा, और पहले के कंपैरिजन में 2 मिनट पहले हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो हम ऐसे ही इस प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाएंगे और जल्दी ही सब कुछ बेहतर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार साथियों।